सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ जनरल क्वेश्चंस जो इंटरव्यू पैनल ख़ास तौर पे जो चेयरमैन होते हैं वो कर सकते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमने पहले डिस्कस किए और 2-3 क्वेश्चंस आज के लेक्चर में शामिल हैं। इसमें वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, आपको ये जॉब क्यों चाहिए। अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं कि हो सकता है आपने बताया हो कि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं किसी भी प्राइवेट या पब्लिक इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी काम कर रही हूँ, तब आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है। फिर आपकी क्वालिटीज़ को जज करने के लिए कि आप मज़ीद अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करें, उसके लिए आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप में वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो बाकी लोगों पर आपको प्रायोरिटाइज़ कर रही हैं। इतने लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, इंटरव्यू देने के लिए आज आए हुए हैं, तो हम आपको ही क्यों सिलेक्ट करें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकते हैं। अल्फाज मुख्तलिफ होंगे लेकिन उनका मतलब जो एक कॉन्टेक्स्ट है वो सेम होगा। जैसे वाई डू यू वांट दिस जॉब, वाई डू वी हायर यू, हम क्यों आपको हायर करें। या फिर वो आपसे कह सकते हैं व्हाट आर दोज क्वालिटीज़ विच डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम अदर्स, ठीक है, या ऑन द बेसिस ऑफ विच वी प्रायोरिटाइज यू अपॉन अदर्स। तो इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं। तो आप इसके आंसर में अपनी कुछ क्वालिटीज़ बता सकते हैं, जैसे रिस्पेक्टेड सर, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरा लोगों के साथ मैं बहुत सोशल हूँ, ठीक है, मेरा इंटरेक्शन लोगों के साथ बहुत पॉजिटिव वे में होता है। फिर आप बता सकते हैं कि आई एम प्रोग्रेसिविस्ट इन नेचर, क्योंकि वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि आपने ऑलरेडी जॉब की हुई है, जो आप ऑलरेडी जॉब में हैं, तो फिर हम आपको क्यों हायर करें। तो आप कह सकते हैं कि मैं प्रोग्रेसिविस्ट इन नेचर हूँ, मैं एक ही जगह पर ठहर कर अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर नहीं कर सकता, तो मैं मज़ीद आगे की तरफ मूव करना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि मैं प्रोग्रेसिविस्ट इन नेचर हूँ, मैं जॉन डेवी के थॉट्स पर बिलीव करती हूँ, मैं जो है वो आगे मुझे लगता है कि मैं इस स्केल पर आके अपने आप को बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर सकती हूँ, अपनी क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा निखार के सामने ला सकती हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि वही बात है ना कि आप ऑलरेडी अगर जॉब में हैं, अगर नहीं भी है तब भी आप कह सकते हैं कि दिस जॉब इज़ प्रेस्टिजियस फॉर मी, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक प्रेस्टिजियस ये जॉब है जो मुझे बहुत ज़्यादा मेरी इज़्ज़त नफ्स को जो है वो सेटिस्फाइड करेगी, मेरे जो लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम है उसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, जो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट का लेवल है वो मुझे तब अचीव होगा जब ये जॉब जो मेरी क्वालिटीज़ के हिसाब से बेटर है वो मुझे मिलेगी। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन जो किया जा सकता है एक्सपेक्टेड, वो ये भी हो सकता है कि हाउ कैन वी इंक्रीज या इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जनरल क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, आपका ओपिनियन लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आप बहुत सी क्वालिटीज़ मतलब बहुत सी सजेशंस आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि सर जो प्लानिंग है उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, एक अच्छा सा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाकर उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अचीव करने के लिए। फिर आप उसमें कह सकते हैं कि जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हमारी बनाई गई हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो उन पर प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंटेशन करके हम क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर कर सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारा असेसमेंट का प्रोसेस है उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अचीव करने के लिए। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि एक हैंडसम अमाउंट ऑफ बजट को एलोकेट किया जाए सिस्टम ऑफ एजुकेशन में, जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो ये हर चीज़ जो है वो अफेक्ट करती है जो हमारी क्वालिटी है एजुकेशन की। फिर आप बता सकते हैं कि तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उन सबको टाइमली जो है वो चेक एंड बैलेंस प्रोवाइड किया जाए, उनको बार बार उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, ठीक है। तो इसके अलावा आप और भी बहुत सी सजेशंस यहाँ पर ऐड अप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि जैसा कि मैंने आपको आज का टास्क दिया है, चैप्टर आपका जो एजुकेशन का है, जनरल फिलोसफीज़ और एजुकेशनल फिलोसफीज़, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है कि आपसे एक तो वो पूछ सकते हैं कि फ़िलासफ़ी होती क्या है, जनरल फिलोसफी क्या होती है, एजुकेशनल फिलोसफी क्या होती है, उसको फिर आपने स्टेटमेंट आपने उसकी प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाट इज़ योर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, आपकी एजुकेशनल फिलोसफी कौन सी है, या फिर आप कौन सी फिलोसफी पे बिलीव करते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि आपकी फेवरेट फिलोसफी कौन सी है, ठीक है। डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो रेज किए जा सकते हैं। इसका जो पॉसिबल आंसर है वो आप ये भी कह सकते हैं कि सर बीइंग अ मुस्लिम
आई बिलीव इन इस्लामिक फिलॉसफी, ठीक है, एंड एज आई एम अ टीचर एंड प्रोग्रेसिविस्ट इन नेचर, सो आई बिलीव इन द थॉट्स ऑफ जॉन डेवी एंड बिलीव इन प्रोग्रेसिविज्म। आपने अपने आप को हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रखना है, ठीक है, प्रोग्रेसिविस्ट सोच अपनी आपने जाहिर करनी है वहाँ पर। आपने ये बताना है कि मैं हमेशा आगे बढ़ने को, चेंजेस को मैं उस पर बिलीव करता हूँ, मॉडर्न ट्रेंड्स जो हैं मैं उन पर बिलीव करता हूँ, मैं जो है जितनी भी फील्ड ऑफ एजुकेशन में जो एडवांसमेंट्स आ रही हैं मैं उन पर बिलीव करती हूँ, ठीक है। तो ये आपने अपना आंसर, और एक बीइंग अ मुस्लिम ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है, हमने साथ ये भी कहना है कि हम इस्लामिक फ़िलासफ़ी पे हर सूरत बिलीव करते हैं। हमने जो हमारे इस्लामिक नॉर्म्स हैं उनको इनकलकेट करना है थ्रू एजुकेशन, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव और पॉसिबल आंसर जो है वो बन सकता है। हर आंसर में आपकी पॉजिटिविटी एक तो होनी चाहिए, और दूसरा आपका जो आंसर होगा उससे न्यू क्वेश्चन जनरेट होता है, ठीक है। इसलिए आपने जो अल्फाज एक दफ़ा मुंह से निकालने हैं उनको फिर डिफेंड भी करना आना चाहिए और उनको जस्टिफाई भी करना आना चाहिए। जैसे इसी क्वेश्चन में आप देखें जो आपने आंसर दिया है, आपने इसमें इस्लामिक फ़िलासफ़ी का नाम लिया, आपने इसमें प्रोग्रेसिविज्म का नाम लिया, आपने इसमें जॉन डेवी का नाम लिया। हो सकता है इन तीनों में से वो कोई एक जो पॉइंट है उसको उठा लें और अगला क्वेश्चन कर दें कि जॉन डेवी के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर प्रोग्रेसिविज्म क्या है, फिर पूछ सकते हैं इस्लामिक फ़िलासफ़ी क्या है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपसे जनरेट हो सकते हैं, तो उनके लिए भी फिर आपने मेंटली प्रिपेयर होना है। यही एक्चुअल तरीका होता है इंटरव्यू को ड्रैग करने का। आप अपने पाथवे पर उनको ड्रैग करके लेके जा सकते हैं। ऐसे अल्फाज को आप चूज़ करें जिनको आप चाहते हैं कि मेरे से यही क्वेश्चन आगे किया जाए, ठीक है ना। आपको जॉन डेवी अच्छी तरह से यहाँ पे प्रिपेयर्ड हो, अगर आपने यही आंसर देना है तो ऑब्वियसली आपसे अगला क्वेश्चन जॉन डेवी का किया जाएगा। अब जॉन डेवी के आंसर में अगर आप कहते हैं रिकंस्ट्रक्शनिज्म का अगर आप नाम ले लें, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का नाम ले लें, तो ऑब्वियसली आपसे अगला क्वेश्चन फिर वो वाला होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने खुद अपने इंटरव्यू को ड्रैग करना है, राइट। अच्छा जी, अब आगे कुछ जनरल नॉलेज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो पॉसिबल क्वेश्चन है वैसे तो खैर जी के मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत वास्ट है, लेकिन जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर कुछ ऐड किए गए हैं। इसमें अब जो पहला क्वेश्चन है वो ऐड किया गया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट ज़ारा, ठीक है। तो इसका आप बता सकते हैं इसमें आंसर कि ज़ारा जो है इट स्टैंड्स फॉर ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट 2020, ठीक है। ये जो एक्ट है 2020 में नाफिज किया गया। लापता और अगवाशुदा बच्चों के ख़िलाफ़ जो जराइम हैं, ठीक है, उनकी रोकथाम के लिए, उन पर जो जिनसी तशद्दुद किया जाता है और उनको इस्तेहसाल से बचाने के लिए ये ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट जो है वो नाफिज किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका एक सिंपल सा टू द पॉइंट आंसर दे सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट ऐड किया गया है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में रिपीटेडली पूछा गया है, ठीक है। व्हाट इज़ सोशल ह्यूमन कैपिटल, सोशल ह्यूमन कैपिटल क्या है, ठीक है। अब इसको आपने एक तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे भी सकते हैं कि क्या होता है सोशल ह्यूमन कैपिटल, आगे मेंशन भी है, थोड़ा सा आप इसको यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है, कि जो सोशल कैपिटल क्या चीज़ है और ह्यूमन कैपिटल क्या चीज़ है। जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, वो एक सोसाइटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर होते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स में ह्यूमन कैपिटल क्या है, इंसान को जो सरमाया है वो क्या है, उसका सरमाया जो है वो उसकी स्किल्स हैं, उसका नॉलेज, एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टीज़ हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, ठीक है। एक जो ह्यूमन कैपिटल है वो जब आपस में मिलता है, ठीक है, तो फिर एक सोसाइटी बनती है। तमाम जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी तमाम की कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगी, हर इंसान की स्किल्स हैं, नॉलेज, एक्सपीरियंस और ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो जब आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं तो एक सोसाइटी जन्म लेती है, ठीक हो गया। इसके अलावा आप ये भी इसका आंसर दे सकते हैं कि जो सोशल ह्यूमन कैपिटल है बेसिकली इट इज़ टू मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोसाइटी एज वेल, कि सोसाइटी में और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका इंटरनली और एक्सटर्नली एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना सोशल ह्यूमन कैपिटल कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा आप इसका ये पॉसिबल आंसर भी दे सकते हैं कि जो इंसान है उसका सरमाया इल्म है, अगर आपसे उर्दू में क्वेश्चन किया गया है तो, ठीक है। तो आप इसमें एक्सप्लेन ये कर सकते हैं कि जो इंसान है उसका सरमाया क्या है, उसका इल्म, उसकी स्किल्स, उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टीज़,
ठीक है। और जो सोसाइटी है, सोसाइटी का सरमाया क्या है? इंसान। ठीक हो गया। तो दो तरह के यहाँ पे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ह्यूमन कैपिटल और सोशल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल नॉलेज है, इंसान का अपना नॉलेज है, उसकी स्किल्स है, एक्सपर्टीज़ वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया। और जो सोशल कैपिटल है, सोशल कैपिटल में क्या आ जाएगा कि वो तमाम जो रिसोर्सेज हैं जो हमने सोशल नेटवर्क से गेन किए हैं। ठीक है। सोशल कैपिटल इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स हु लिव एंड वर्क टुगेदर। सोशल कैपिटल कब बनता है? जब मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज आपस में कंबाइन होकर रिलेशनशिप बनाते हैं। जैसे एक स्कूल है, स्कूल की एग्जांपल, क्योंकि आपका फील्ड ही एजुकेशन वाला है तो यहाँ पर आप स्कूल कॉलेज की एग्जांपल दे सकते हैं कि एक स्कूल है, उसके अंदर एक क्लास है, ठीक है ना, उसमें एक बॉन्ड बनता है क्लास के स्टूडेंट्स के अंदर आपस में। ठीक है। वहाँ पर वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं। ठीक है। तो ये होता है सोशल ह्यूमन कैपिटल। इसमें और मज़ीद बहुत सी डिटेल्स ऐड की जा सकती हैं, लेकिन हमारा ये टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है। सिर्फ हमने उनको अंडरस्टैंडिंग देनी है कि हमें इस चीज़ का पता है। आपसे मज़ीद अगर आपने इसमें एडिंग करनी है, एडिशन करनी है, तो आप बता सकते हैं कि किसने दिया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है। फिर आगे इसमें बॉन्ड, ब्रिज और वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो तो इसकी फिर मज़ीद डिटेल्स आ जाती हैं। तो एनी हाउ अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, आगे आ जाते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पर। आपका जो आज का टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो है एजुकेशनल फिलॉसफीज़। और कुछ जो एजुकेशनिस्ट हैं उनके बारे में आपने आज पढ़ना है। आपको वो टास्क भी साथ शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह सेपरेट, और उसकी वीडियो भी शेयर कर दी जाएगी। अब यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है, जिसका आंसर जितना पॉसिबल आंसर मैंने एक बनाया है, अच्छा आंसर, वो अब देख लेते हैं कि जनरल और एजुकेशनल फिलॉसफी होती क्या है। वैसे तो अगर आपसे पूछा जाए कि उसको डिफाइन करें तो आप बुक से देखकर बता सकते हैं कि फिलो एंड सोफिया से ये मतलब निकला है, लव और विजडम है, और वो सब चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपने एक जनरली बताना है, ठीक है, एक जनरल स्टेटमेंट देनी है, तो आप उसमें बता सकते हैं जनरल फिलॉसफी के बारे में क्या कहेंगे। फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस, रियलिटी, नॉलेज, वैल्यूज, माइंड एंड लैंग्वेज। इसमें से आपको जो चीज़ याद रह जाए आप बता दें। ठीक है। कि जनरल फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं। फिलॉसफी जो है वो जितनी भी एग्जिस्टेंस है, जो रियलिटी है और नॉलेज है, वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें जो सवालात हैं उनके बारे में हमें आइडियाज़ देती है, उनके बारे में हमें जवाबात प्रोवाइड करती है। ठीक है। जैसे आपने पढ़ा है जो इसकी फिलॉसफी में एक्सियोलॉजी पढ़ी है, आपने ऑन्टोलॉजी पढ़ी है, एपिस्टेमोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, ये वही चीज़ है, उसी को आपने एक अच्छी सी वर्डिंग में इलेबोरेट कर दिया है। ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जो फिलॉसफी है इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड डिटरमिन्स द कल्चर ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी। इट गिव्स द राइट वे ऑफ लिविंग। कोई भी नेशन है, कोई भी सोसाइटी है, उसका एक अपना फ़लसफ़ा होता है जिसकी बेस पर उनकी ट्रेडिशंस, उनके कल्चर को डिटरमिन किया जाता है और उसी की बेस पर ज़िंदगी गुजारी जाती है। ठीक है। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एजुकेशनल फिलॉसफीज़ हैं उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। जो एजुकेशनल फिलॉसफी है इट एग्जामिन्स द गोल्स, फॉर्म्स, मेथड्स एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स अबाउट एजुकेशन दैट गाइड्स द प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ एजुकेटर। कि जो एजुकेटर है उसके बिहेवियर को गाइड करने के लिए जो एक वैल्यूज़ और बिलीव्स का सेट प्रोवाइड किया जाएगा, वो जो वैल्यूज़ है वो हमें एजुकेशनल फिलॉसफी देगी। सही है। इसके अलावा सिंपल अगर वन लाइनर आप करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि इट आस्क्स व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। हमें एजुकेशनल फिलॉसफी में इसका आंसर मिलता है। सही है। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें और बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे एक किसी की भी अगर आपको कोई अच्छी सी कोटेशन याद है, कोई अच्छी सी स्टोरी याद है, वो आप बता सकते हैं। लेकिन वो आपने ये चीज़ें तब बतानी होती हैं जब आपको लग रहा है कि जो पैनल है वो आपसे मज़ीद चाह रहे हैं कि आप उसको मज़ीद इलेबोरेट करें, यानी कि वो भी खामोश हैं, अभी वो आपको सुन रहे हैं। अगर तो उन्होंने आपको इंटरप्ट कर दिया इट मीन्स कि दैट इज़ एनफ, आपने जो बता दिया है वो ठीक है। लेकिन अगर वो अभी भी खामोश हैं तो फिर आप मज़ीद बोलना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। कोई अच्छी सी कोटेशन ऐड कर दें, कोई अच्छी सी स्टोरी ऐड कर दें। यहाँ पर मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दे देती हूँ। जो आइंस्टाइन है उन्होंने क्या कहा फिलॉसफी के बारे में, इट इज़ द मार्क ऑफ एन एजुकेशनल माइंड दैट ही कैन एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। आइंस्टाइन ने क्या कहा है कि जो एक एजुकेशनल माइंड होता है,
ठीक है, उसकी निशानी है। उसकी निशानी क्या है कि वो किसी भी थॉट को, यानी कि किसी भी नज़रिए को एंटरटेन कर सकता है, उसको एक्सेप्ट किए बगैर। ठीक है, अब इसको मैं आपको मिसाल देके समझाती हूँ कि हज़रत उमर के दौर में एक गैर मुस्लिम था। उन्होंने देखा कि गैर मुस्लिम जो है वो भीख मांग रहा है। ठीक है, तो आपने उनसे वजह पूछी कि तुम क्यों जो है वो भीख मांग रहे हो। उसने कहा कि मैं गरीब इंसान हूँ और मैंने जजिया देना है। ठीक है, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जजिया दे सकूं, इसलिए मैं भीख मांग रहा हूँ। तो हज़रत उमर ने उसका जजिया माफ़ कर दिया। अब हालांकि वो एक गैर मुस्लिम था ना, उसकी थॉट्स को, उसके नज़रिए को एंटरटेन किए बगैर, समझ आ गई है? ठीक है, सॉरी, उसको एक्सेप्ट किए बगैर उसको एंटरटेन किया है। उसके नज़रिए को, वो एक गैर मुस्लिम था, उन्होंने नहीं देखा कि यह गैर मुस्लिम है या कोई भी मतलब ऐसी बात उन्होंने नहीं देखी। उन्होंने बस ये देखा कि गरीब इंसान है और वो भीख मांग रहा है जजिया देने के लिए। आपने उसका जजिया माफ़ कर दिया और फरमाया कि जवानी में इसने हमारी मदद की है, ठीक है, अब बुढ़ापे में हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये हमारी ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी होती है। ठीक है, फ़िलॉसफ़ी का जो इम्पैक्ट है वो ज़िंदगी के हर मकाम पर होता है, हर पहलू में फ़िलॉसफ़ी नज़र आती है। एक इंसान का जिस फ़िलॉसफ़ी पर बिलीव होता है उसको वो हर पहलू में नज़र आती है। अगर कोई शख्स जो है वो इस्लामी नुक्ता नज़र रख रहा है तो आप उसकी ज़िंदगी के हर पहलू में जो है ना वो इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी देखेंगे। ठीक है, जो तहज़ीब है, तमद्दुन है, सकाफ़त है, ज़हन साजी है, अकायद, नज़रियात, फ़िक्रियात, ठीक है, फ्रीडम, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंसान की फ़िलॉसफ़ी से डील कर रही होती हैं। आप कह सकते हैं कि जो नज़रिया हयात है, नज़रिया हयात का दूसरा नाम फ़िलॉसफ़ी है। ठीक हो गया? तो इस तरह से आप इसमें मज़ीद बहुत सी अच्छी अच्छी बातें मज़ीद ऐड कर सकते हैं ऑब्वियसली। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये एसएनसी के बारे में। ठीक है, वैसे तो सबके पास बहुत कुछ होगा, डाटा काफ़ी सारा गैदर किया हुआ है और हम आपको इस हवाले से एक ऑडियो भी बहुत अच्छी है मैम नेता की बनी हुई, वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो है एसएनसी का मज़ीद डिटेल्ड लेक्चर जो है जब हम करिकुलम का चैप्टर करेंगे वहाँ पर भी आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि आपसे वो पूछ सकते हैं कि एसएनसी का बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, हमारा ऐसा एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है पाकिस्तान में, क्यों एसएनसी इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्या पर्पज़ है इसका, इसके पीछे विजन कौन सा है, ऐसी कुछ बातें जो है वो की जा सकती हैं। ठीक है, अगर आपसे जनरल टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए कहा जाए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एसएनसी का जो स्लोगन है, वन नेशन वन करिकुलम। ठीक है, एजुकेशनल सिस्टम जो पाकिस्तान में है उसका इंतहाई ब्रीफ हम देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूएन 23 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं और पाकिस्तान में 40% बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, आउट ऑफ स्कूल हैं। ठीक है, और जो एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स है यूनेस्को का, उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान का जो रैंक है वो 113th है आउट ऑफ 120 कंट्रीज़। ठीक है, कि एजुकेशन डेवलपमेंट में अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है पाकिस्तान में। अच्छा, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान could face a loss of $155 billion to national economy over next 20 years due to pandemic। ठीक है, कि पेंडेमिक की वजह से इतना ज़्यादा लॉस जो है वो पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकता है अगले 20 सालों में। ठीक है, इसके अलावा प्रिडिक्ट किया गया है कि तकरीबन ये 9,30,000 लिखा हुआ है, ओके, एटलीस्ट 9,30,000 चिल्ड्रन जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। ठीक है, और इसके अलावा एजुकेशनल सिस्टम में हम देखें तो जीडीपी बहुत कम स्पेंड किया जा रहा है और घोस्ट स्कूल्स हैं और टीचर्स, ठीक है, इनको भी प्रेडिक्ट किया गया है। तो ये हमारा कुछ एजुकेशनल सिस्टम है पाकिस्तान का। अच्छा, एसएनसी का पर्पस, एक तो अभी जो हमने वजूहात देखी, ठीक है, उनको किसी हद तक डील करना, उनको इरेडिकेट करना। उसके बाद विजन ऑफ कायद हम देखते हैं, पर्पस ऑफ एसएनसी क्या है। इसमें जो मज़ीद इनकी डिटेल्स हैं, विजन ऑफ कायद है, विजन ऑफ इकबाल है, और भी बहुत सी बातें हैं, वो इंशाल्लाह आपको एसएनसी का जो प्रॉपर लेक्चर होगा, जब करिकुलम का चैप्टर होगा, वहाँ पर आपको और ज़्यादा मज़ीद डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा, तो विजन ऑफ कायद देख लेते हैं कि आपने फरमाया था एजुकेशन इज़ द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ to our nation. The world is moving so fast that if we do not educate ourselves, we will not only be left behind but also be no more.
ठीक है, कि हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है एजुकेशन। अगर हम अपने आप को एजुकेशन अपने आप को अगर हम एजुकेट नहीं करेंगे तो दुनिया इतनी तेज़ी से चल रही है कि हम ना सिर्फ पीछे रह जाएंगे बल्कि हम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, हमारा वजूद ही नहीं रहेगा। ये कायदे आज़म ने फरमाया है। ठीक है, इसको आप एक जनरल स्टेटमेंट भी ले सकते हैं कि आपसे अगर एजुकेशन के बारे में पूछा जाए, वो भी आपको इंशाल्लाह हम एक स्टेटमेंट प्रोवाइड भी करेंगे। अगर आपसे वैसे जनरल पूछा जाए कायदे आज़म के बारे में कि कोई उनकी बताएं स्टेटमेंट जो उन्होंने एजुकेशन के लिए कही हो, तो आप उसमें ये भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फिर इमरान खान ने क्या कहा, इट इज़ आवर फर्स्ट स्टेप, हमारा यानी कि जो एसएनसी है, इट इज़ आवर फर्स्ट स्टेप टू सिंथेसाइज एंड अलाइन आवर करिकुलम so it doesn't create social classes which are based on educational system। ठीक है, तो बेसिकली एक जो क्लास बेस्ड सिस्टम बना हुआ है उसको एंड अप करने के लिए ये पहला स्टेप जो है वो लिया गया, इमरान खान ने फरमाया है। और शफकत महमूद क्या कहते हैं, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड अप क्लास बेस्ड एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, तो एसएनसी के लिए ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। अच्छा, अब ब्रीफ ओवरव्यू क्या है इसमें, कि जो पीटीआई गवर्नमेंट है दैट वाज एडवोकेटिंग अ यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम टू एंड क्लास बेस्ड सोसाइटी एंड टैकल लॉन्ग रनिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। ठीक है, ये हमारा बेसिक इसका एक पर्पस भी आप कह सकते हैं कि जो क्लास बेस्ड सोसाइटी चल रही है, अपर एंड लोअर क्लास का सिस्टम जो चल रहा है, और जो इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज़ हैं, ठीक है, उनको डील करने के लिए बेसिकली एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, पीटीआई ने जो 4 एक प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, या हुकूमत ने जो 4 वादे किए हैं इस हवाले से, वो कौन से हैं, एलिमिनेट द अपार्थाइड इन एजुकेशन, अपार्थाइड भी कह सकते हैं, अपार्थाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एनरोल 23 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, इम्प्रूव एजुकेशनल एंड वोकेशनल स्किल्स, इम्प्रूव द क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना। तो ये एक प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रैटेजीज हैं जो कि इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन जो है उनको अडॉप्ट करना है, क्लास बेस्ड सिस्टम को ख़त्म करना है, बच्चों जो 23 मिलियन बच्चे बाहर हैं उनको एनरोल करना है, एजुकेशन जो जनरल एजुकेशन है उसके साथ साथ जो कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करना है, और एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाना है। ठीक है जी, ये सब चीज़ें हैं। क्वालिटी कैसे बढ़ेगी, ऑब्वियसली जब हम मॉडर्न ट्रेंड्स को साथ साथ इनकलकेट करेंगे अपने एजुकेशनल सिस्टम में। अच्छा, अब जो इसमें फेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, इसमें 3 फेजेस में इसको डेवलप किया जाएगा। क्लास 1 to 5 जो है प्राइमरी हिस्सा जो है वो उसका जो करिकुलम है वो अगस्त 2021 में नाफिज किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, और जो क्लास 6 to 8 का करिकुलम है वो मार्च 2022 में जो है वो इम्प्लीमेंट होना था, और क्लास 9 से 12 तक सेकेंडरी लेवल जो है उसका जो करिकुलम है वो मार्च 2023 में इम्प्लीमेंट होना है। ठीक है, इनकी मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो आपको एक ऑडियो में भी मिल जाएंगी। अच्छा, उसके बाद जो मेन की कॉन्सिडरेशंस हैं एसएनसी की वो देख लेते हैं। आपसे ये सारे क्वेश्चन सेपरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, कि क्या की कॉन्सिडरेशंस हैं, पीटीआई के कौन से 4 वादे थे। ठीक है, इस तरह से मेन बीच में से आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, तो इसलिए ये बेहतर है अगर आप इनको एक दफ़ा देख लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे तो। अच्छा, अब की कॉन्सिडरेशंस में सबसे पहले टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना, जैसे कि आपको पता है कि नाज़रा तालीम को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, फिर विजन ऑफ कायदा एंड इकबाल है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को एक जो है वो प्रॉपर तौर पे ऑर्गेनाइज करना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग, फिर जो नेशनल पॉलिसीज़, एस्पायरेशंस एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना, अलाइनमेंट होना विद द गोल्स एंड टारगेट्स ऑफ SDG 4, SDG 4 को क्वालिटी एजुकेशन जो है SDG 4 उसको अचीव करना। ठीक है, इम्प्रूविंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, फिर एक आउटकम बेस्ड अप्रोच हमने निकालनी है, यानी कि जो कुछ बच्चे को डिलीवर किया गया है उसकी बेस पर जो हमें आउटकम्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, उन आउटकम्स की बेस पे हमने करिकुलम को देखना है कि हमें कितने आउटकम्स जो हैं वो मिले, एवेल्यूशन मतलब उसकी करनी है, हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है। अच्छा, उसके बाद फोकस होगा जी वैल्यूज़ पर, स्किल्स पर, और स्पेशली इंक्लूसिव एजुकेशन पर। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हीं के साथ जो बच्चे स्पेशल बच्चे होते हैं उनको एक ही इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, एक ही इदारे में उनको पढ़ाना, ताकि बच्चे जो है वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो, और दूसरा उनको वहाँ पर मुकम्मल तौर पे फैसिलिटेट करना,
जैसे जो स्पेशल बच्चे हैं, अगर वो डिसेबल हैं किसी भी तरीके से, तो उनके लिए मिसाल के तौर पे स्कूल में सीढ़ियों के साथ ही रैंप का भी अरेंजमेंट होना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा बना हुआ होता है उस स्कूल का कि जैसे नॉर्मल बच्चे हैं वो अपर फ्लोर पर हो सकते हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं वो लोअर फ्लोर पर उनको क्लासेस दी जाएंगी, फिर टीचर के साथ एक साथ को असिस्टेंट भी होता है, फिर जो करिकुलम होता है बहुत ही मॉडिफाइड होता है, यानी कि एक पूरा मुकम्मल सिस्टम होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। ठीक है, अच्छा, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट की कॉन्सिडरेशन है। अगर आपसे 3 या 4 की कॉन्सिडरेशन इंपॉर्टेंट पूछे जाएं तो उसमें आपने ये ज़रूर मेंशन करना है। SDG 4 वाला मेंशन कर दें, इंक्लूसिव एजुकेशन वाला मेंशन कर दें। ठीक है, अच्छा, फिर रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स, फिर प्रमोशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, एथिकल, फिजिकल, एस्थेटिक, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे की एक होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। डिस्करेज करना है रोट मेमोराइजेशन को। फोकस ऑन प्रोजेक्ट, इंक्वायरी एंड एक्टिविटी मेथड। ठीक है, एक पुराना ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के जो इंक्वायरी बेस्ड, यानी कि जिसमें बच्चे खुद इन्वॉल्व हों, आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को यहाँ पर अडॉप्ट करना। फिर डेवलपमेंट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स इंक्लूडिंग एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि उस करिकुलम के ज़रिए बच्चा जो है वो इस काबिल होगा कि वो एनालिटिकली, क्रिटिकली और क्रिएटिवली थिंकिंग कर सकता है। अच्छा, फिर ICT का यूज़ और टिम्स के साथ अलाइनमेंट। टिम्स क्या है आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो मेन फीचर्स हैं, एक हमने देख लिया कि 3 फेजेस में डेवलपमेंट होगी। उसके बाद जो इस्लामियात है वो सेपरेट सब्जेक्ट, एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, फिर जो एथिक्स है उसको रिप्लेस करके रिलीजियस एजुकेशन फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना। फिर अलाइनमेंट ऑफ मैथ्स एंड साइंस विद टिम्स। टिम्स क्या है जी? ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथ्स एंड साइंटिफिक स्टडीज़। ठीक है, तो टिम्स का जो कंटेंट फ्रेमवर्क है उसके साथ मैथ और साइंस को अलाइन करना है। ठीक है, इंटरनेशनली मतलब जो स्टैंडर्ड्स हैं मैथ और साइंटिफिक स्टडीज़ के, उनको इंट्रोड्यूस करवाना है। और 5वां पॉइंट क्या है? इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स एंड मदरसास, के हर इंस्टीट्यूट के अंदर जो है उसको इम्प्लीमेंट करना, ये इसका मेन फीचर है। अच्छा, अब इसमें कुछ रैशनल और ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं SNC के। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, पर्पस भी आप इसको कह सकते हैं, कि एलिमिनेशन ऑफ एजुकेशन डिस्पैरिटी। ठीक है, यानी कि वन सिस्टम ऑफ ऑल होगा, वन सिस्टम फॉर ऑल होगा एजुकेशन का, एजुकेशनल डिस्पैरिटी को ख़त्म करना। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ करिकुलम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कॉमन प्लेटफॉर्म होगा असेसमेंट का, यानी कि हर चीज़ में एक ही सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन का, चाहे वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, चाहे वो करिकुलम है, चाहे वो असेसमेंट का सिस्टम है, एक जैसा होगा हर जगह पे। उसके बाद ये कोटेशन ऐड की गई है, एक बुक है वाई नेशंस फेल। ठीक है, वाई नेशंस फेल में ये राइटर जो हैं इनके जेम्स ए रूबिन्सन एंड डैरन ए स्मगलू, इन्होंने वाई नेशंस फेल में लिखा है, मेरिटोक्रेसी एंड इक्वालिटी इज इन अपॉर्चुनिटीज प्ले अ की रोल इन इंस्टीट्यूशनल सक्सेस। एक मेरिट पर और एक इक्वालिटी बेस्ड जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वही एक इंस्टीट्यूशन की जो सक्सेस है उसको यकीनी बनाती हैं। मेरिट पर काम होना और इक्वालिटी पे काम होना, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है SNC का। ठीक है, फिर एलिमिनेशन ऑफ डिस्पैरिटी इन वेरियस डिसिप्लिन्स, फिर सोशल हार्मनी को बनाना और यूनिटी, नेशनल यूनिटी को इंश्योर करना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टॉप सोशल मोबिलिटी। ठीक है, कि एक सोशल मोबिलिटी जो है तमाम, यानी कि जो क्लासेज हैं उनके अंदर एक जो मोबिलिटी है, जो एक आप कह सकते हैं कि जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, करिकुलम, वो सेम होगा सबके अंदर। ठीक, इक्वल होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे की, इंटर प्रोविंशियल मोबिलिटी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, कि अगर बच्चे या टीचर्स एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में भी जाएं तो वहाँ पर भी उनको करिकुलम के हवाले से कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो उर्दू होगा, या फिर जो प्रोविंशियल लैंग्वेज है उस पर सिलेबस जो है वो बनाया जा सकता है। रिफॉर्म्स में देख लेते हैं, क्या कहा गया कि दिस इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, कि ये हमारी मंजिल नहीं है। ठीक है, बट आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डेस्टिनेशन, लेकिन मंजिल की तरफ हमारा पहला कदम है। जो हमने रिफॉर्म्स लेके आने हैं, जो एक्चुअल हमारा एक टारगेट है, जो हमारी मंजिल है, ये वो नहीं है SNC, बल्कि ये उस मंजिल तक पहुंचने का पहला कदम है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जस्टिफिकेशन दी गई, जो मुख्तलिफ किस्म के क्रिटिसिज्म्स किए गए। अब उसमें जो ख़ास तौर पे जो नाज़रा तालीम को इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके हवाले से देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लासेस विल बी एबल टू रीड कुरान है। ठीक है, कि जो प्राइमरी क्लासेस के बच्चे हैं वो कुरान को पढ़ सकेंगे
और जो स्टूडेंट्स हैं 6ठी से 12वीं जमात तक वो कुरान पाक को समझ सकेंगे। ठीक है, ये आगे से जस्टिफिकेशन भी दी गई। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस जो हम डेली बेसिस पर कुछ ऐड करते हैं। आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इफ़ देयर इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है जी, या 100 से ज़्यादा भी आपसे कहे जा सकते हैं, पैनल आपसे पूछ सकता है, तो फिर आप कौन सा टीचिंग मेथड जो है वो अडॉप्ट करेंगे। अब यहाँ पर मोस्टली लोग कह देते हैं कि जी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो लेक्चर मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। ठीक एक्सक्यूज मी, वो ठीक है बात, लेकिन यहाँ पर आपने कहना है कि देयर इज़ नो सिंगल मेथड टू टीच द स्टूडेंट्स, बच्चों को पढ़ाने का कोई एक तरीका नहीं है, ठीक है, बल्कि अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हाँ अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आई विल प्रेफर द लेक्चर मेथड अलॉन्ग विद डिफरेंट एविएट्स, कि मैं प्रेफर करूँगी लेक्चर मेथड के साथ साथ कुछ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करूँ, डिफरेंट एविएट्स को यूज़ करूँ, डिफरेंट चार्ट्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, उनको यूज़ करूँ। हो सकता है कोई अगर मैं साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ तो मैं डिमॉन्स्ट्रेशन का मेथड यूज़ करूँ, ठीक है, उन सबको डिमॉन्स्ट्रेट करवाऊँ, प्रोजेक्टर के ऊपर स्लाइड्स दिखाऊँ, ठीक है। तो लेक्चर के साथ मैं एक, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि मैं इक्लेक्टिक अप्रोच यूज़ करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को बहुत ही अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बना सकते हैं ताकि लर्निंग जो है वो बच्चों की इफेक्टिव हो, राइट। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, अ डिग्री और स्किल। ठीक है, डिग्री या स्किल में से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में, तो जस्टिफाई करें अपने आंसर को। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बोथ कैन पुट देयर ओन प्रॉज। डिग्रीज जो हैं कैन पुट यू इन लाइन वाइल स्किल्स कैन हेल्प यू एडवांस इन योर कैरियर। कि डिग्रीज तो आपको एक लाइन में ले आएंगी, एक फील्ड ऑफ जो भी फील्ड है आप उस डिग्री के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। और जो आपका जो स्किल्स हैं आपकी वो आपके उसी कैरियर में एडवांसमेंट में हेल्प करेंगी। एक डिग्री है आपके पास, विदाउट स्किल इज़ वर्थलेस, ठीक है जी, डिग्री आपके पास है लेकिन स्किल नहीं है तो उस जो अचीवमेंट होगी वो वर्थलेस है। तो जो बोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं शुड गो साइड बाय साइड इफ़ अ पर्सन नीड्स टू सर्वाइव, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक कोटेशन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अबू हनीफ इमाम आज़म ने फरमाया, तुम पर तुम्हारे इल्म पर अमल करना लाजमी है, यानी कि जो इल्म तुमने लिया है, जो डिग्री तुम्हारे पास है उस पर अमल करना यानी कि स्किल्स शो करना लाजमी है, ठीक है। इसलिए कि जो इल्म बग़ैर अमल के है, ठीक है, उसकी मिसाल उस बदन जैसी है जिसमें रूह नहीं है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर एग्जांपल कोट कर सकते हैं और भी बहुत सी एग्जांपल्स इस हवाले से आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, इसको आपने प्रिपेयर करना है, कल का ये टास्क है आपका। इंशाल्लाह कल जो है वो एक न्यू लेक्चर आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।